हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आज जेमिनी एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट जेमिनी सूत्र। तो जो भी मेरी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो आज जो भी मैं सूत्र बता रहा हूँ उन्हें अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लें। तो जब हम प्रेडिक्शन की स्टेज पर पहुँच ही चुके हैं वैसे तो, मगर जब हम प्रेडिक्शन करेंगे चार्ट में तो इन सूत्रों को मैं यूज़ करूँगा और आपको इन सूत्रों को यूज़ करना बताऊँगा कि हमें किस कारक को किस तरीके से देखना है। तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो ज्ञाति कारक या जिसे हम जीके बोलते हैं वो छठे, आठवें और 12वें भाव के लॉर्ड की तरह एक्ट करता है। और छठे और 12वें, 8वें और 12वें भाव का जो लॉर्ड होता है उसे हम मैलिफिक या अशुभ मानकर चलते हैं। तो ज्ञाति कारक एक अशुभ प्लैनेट की तरह एक्ट करता है। तो इसके कौन कौन से सूत्र हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, उन्हें आप अच्छे से नोट कर लें और ध्यान भी रखें। इन जनरल ज्ञाति कारक अशुभ होता है ये मानकर चलें, मगर क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड कंपटीशन में सक्सेस भी दिलवाता है, कोर्ट केसेस में सक्सेस दिलवाता है, मेडिसिन या लॉ से रिलेटेड प्रोफेशंस में भी सक्सेस दिलवाता है, इसलिए इसको हमेशा मेलिफिक या अशुभ मानकर हम नहीं चलेंगे। तो सबसे पहला जो सूत्र आता है ज्ञाति कारक से रिलेटेड वो है ज्ञाति कारक इन सेजिटेरियस। धनु साइन के अंदर यदि ज्ञाति कारक है तो केयरफुल होना चाहिए। जिस भी राशि में सेजिटेरियस राशि की जब दशा और अंतरदशा जब आएगी तो इट कैन कॉज एक्सीडेंट, दुर्घटना हो सकती है। तो जिस भी नेटिव की क्या ज्ञाति कारक होता है 6 नंबर पर, जब हम डिग्री से काउंट करें तो हाईएस्ट डिग्री को आत्मा कारक बोलते हैं। तो छठे नंबर पर जिसकी डिग्री होगी राहु और केतु को एक्सक्लूड करने पर वो ज्ञाति कारक होता है। यदि वो धनु या सेजिटेरियस साइन के अंदर है और उसकी दशा या अंतरदशा आ रही है राशियों के हिसाब से, चर दशा में जब भी धनु राशि की दशा या अंतरदशा होगी तो ज्ञाति कारक यदि वहाँ पर प्लेस्ड है तो इट कैन कॉज एक्सीडेंट इन इट्स पीरियड और सब पीरियड। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा। सेकंड वन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, व्हेन जीके इज प्लेस विद ए कारका इट डैमेजेस द कारक एंड इम्प्रूव इटसेल्फ। मतलब ज्ञाति कारक जिस भी कारक के साथ प्लेस्ड हो जाए कुंडली के अंदर उस कारक को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, उसका नाश कर देता है या उसको नुकसान पहुंचाता है और खुद उसकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर एनहेंस इम्प्रूव कर जाता है। इसकी अपनी करैक्टरिस्टिक बढ़ जाएंगे और दूसरे को ये लॉस करेगा। तो ज्ञाति कारक का जब भी किसी भी कारक के साथ कंजंक्शन हो, युति हो, तो बी केयरफुल, बिकॉज ये उस कारक को डैमेज करेगा और अपने आप को इम्प्रूव करेगा। इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है ज्ञाति कारक विद पीके। यदि पीके के साथ ज्ञाति कारक आ जाए, पुत्र कारक है पीके तो पुत्र से रिलेटेड कारक है, यदि ज्ञाति कारक पीके के साथ आ जाए तो वो सन पुत्र के लिए हार्मफुल होगा, और यदि एमके के साथ आ जाए तो मदर के लिए हार्मफुल होगा। ज्ञाति कारक क्योंकि एमके मातृकारक माँ का कारक है, पीके पुत्र कारक पुत्र का कारक है। तो जब भी ज्ञाति कारक किसी की कुंडली में पुत्र कारक के साथ बैठा हुआ है तो उससे रिलेटेड जब भी दशाएं आएंगी तो वो पुत्र के लिए ट्रबलसम होगा, पुत्र के लिए प्रॉब्लम करेगा। और यदि वो मातृकारक के साथ बैठा हुआ है, मातृकारक 4th नंबर पर होता है डिग्रीज में, उसके साथ बैठा हुआ है तो मदर के लिए हार्मफुल होगा। ये कॉम्बिनेशन कुंडलियों में देखा गया है। 4th कॉम्बिनेशन है ज्ञाति कारक इन इट्स पीरियड कैन ब्रिंग डिजीज ऑल्सो एक्टिव रोल ऑफ ए रिलेटिव। तो ज्ञाति कारक की जब भी दशा होगी तो वो अपनी दशा के अंदर डिजीज़ लेके आ सकता है, बीमारियां लेकर आ सकता है, क्योंकि 6 भाव का कारक है, डिजीज़ का कारक है। तो ज्ञाति कारक इन इट्स पीरियड का मतलब जेमिनी में कोई प्लैनेट्स की दशाएं तो होती नहीं है, मगर जिस भी राशि के अंदर ज्ञाति कारक बैठा है उस राशि की दशा है तो वो डिजीज़ लेके आ सकता है। और रिलेटिव का एक्टिव रोल, क्योंकि जब पर्सन बीमार होगा तो कोई न कोई उसकी देखभाल करेगा, तो किसी भी रिलेटिव का एक्टिव रोल लेकर आता है। एक्चुअली ज्ञाति कारक रिलेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ज्ञाति कारक का जब भी पीरियड होगा उस राशि का जिसमें ज्ञाति कारक बैठा हुआ है तो वो डिजीज़ लेके आ सकता है, बीमारियां लेके आ सकता है, और साथ में किसी भी रिलेटिव का एक्टिव रोल लेकर आएगा लाइफ के अंदर। रिलेटिव का एक्टिव रोल इसलिए क्योंकि जब आप बीमार होंगे तो या तो आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं या कहीं पे आपको किसी को क्रॉनिक डिजीज़ हो रही है या उसको डिजीज़ हो रही है तो
उसका कोई न कोई रिलेटिव उसको क्लोजली मॉनिटर करेगा, इसलिए रिलेटिव का एक एक्टिव रोल लेकर आता है ज्ञाति कारक। नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन हम देखते हैं यहाँ पर। अब ये ज्ञाति कारक के कॉम्बिनेशन नहीं है, ये जेमिनी सूत्र के अलग डिफरेंट सूत्र है जिन्हें हम यूज़ करेंगे टाइम टू टाइम। फ्रॉम ए राशि दशा, जिस भी राशि की दशा चल रही है उससे 10th हाउस में यदि बेनिफिक प्लेनेट प्लेस्ड हो 10वें भाव में, 10वां भाव प्रोफेशन का होता है, तो वो दशा अच्छी होती है प्रोफेशन और ऑल अदर मैटर्स के लिए भी। तो जब भी किसी भी राशि की दशा चल रही हो तो उसका 10वां भाव आप सर्टेनली देखें, चेक करें। 10th हाउस के अंदर यदि कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस है या बेनिफिक प्लेस्ड है तो प्रोफेशन के लिए तो सर्टेनली अच्छा होगा और बाकी रिमेनिंग मैटर्स के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आज के टाइम में यदि प्रोफेशन के लिए अच्छा चल रहा है तो बाकी चीज़ें नॉर्मली अच्छी ही होती हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू प्रोफेशन। इसी तरीके से अमात्य कारक एम के जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री का होता है, इन 10th फ्रॉम दशा इज गुड। जिस भी राशि की दशा चल रही है उससे 10वें भाव के अंदर यदि अमात्य कारक आ जाए, 10th हाउस के अंदर अमात्य कारक या एम के आ जाए राशि दशा से, तो वो अच्छा होगा। ऐसे पर्सन का प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस में उसको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, या फिर कहीं पे भी उसको पॉलिटिक्स में है तो सडनली उसकी लॉटरी लग सकती है। इस तरीके के केसेस होंगे यदि राशि दशा से 10th भाव में यदि अमात्य कारक प्लेस्ड है तो। 7th कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, ये भी सूत्र है जिसे हम यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग 5th हाउस फ्रॉम दशा इज़ गुड फॉर एजुकेशन। यदि किसी नेटिव की राशि दशा से 5th हाउस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कुंडली के 5th हाउस की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, नहीं कुंडली के 10th हाउस की बात कर रहे हैं हम, राशि दशा से। एक्चुअली जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में हम राशि दशा को लग्न मानकर भी सब कुछ देखते हैं। तो राशि दशा से यदि 5th हाउस अच्छा हो तो इट इज़ गुड फॉर एजुकेशन। राशि दशा से 5वां भाव स्ट्रोंग है। स्ट्रोंग तभी होता है कोई भाव यदि उसमें कोई बेनिफिक प्लेस्ड हो या उसे बेनिफिक एस्पेक्ट कर रहा हो या शुभ कर्तरी में हो। तो राशि दशा से 5th हाउस स्ट्रोंग है यदि, तो इट इज़ गुड फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन है 8 यहाँ पर लिखा हुआ। इफ फ्रॉम राशि दशा एम के, AK मीन्स आत्मकारक और अमात्य कारक एस्पेक्ट करते हो 5th हाउस को, तो वो भी एजुकेशन के लिए अच्छा होता है। जिस भी राशि की दशा चल रही है उससे 5वां भाव देखिए, और 5वें भाव को यदि आत्मकारक या अमात्य कारक एस्पेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे जब भी एस्पेक्ट की बात होगी तो वो जेमिनी एस्पेक्ट देखना है आपको, पाराशरी एस्पेक्ट नहीं देखना है। राशियों का जो एस्पेक्ट मैंने स्टार्टिंग में सीरीज़ में बताया था वो देखना है कि चर राशि स्थिर राशियों को देखती है, स्थिर राशि चर राशियों को देखती है, और द्विस्वभाव राशि सब एक दूसरे को देखती हैं, वो वाला एस्पेक्ट लेना है। तो यदि राशि दशा से 5th हाउस को AK और AM के एस्पेक्ट कर रहा हो तो एजुकेशन के लिए बेटर होगा। 9th कॉम्बिनेशन है व्हेनेवर दशा ऑफ MK, जब भी मातृकारक की दशा होगी, 4th हाउस को बिलोंग करता है मातृकारक, उसके सिग्निफिकेशन देता है। तो यदि वो मातृकारक वेल प्लेस्ड है, ध्यान रखना है, 12वें भाव में चला गया, 6ठे में चला गया, 8वें में चला गया तो वेल प्लेस्ड नहीं है। वेल एस्पेक्टेड है तो वो अपनी दशा के अंदर प्रॉपर्टी दिलवा देगा नेटिव को, या कोई व्हीकल दिलवा देगा, इस तरीके के बेनिफिट करेगा, मदर से रिलेटेड कोई अच्छी बातें हो जाएंगी। मगर मातृकारक यदि वेल प्लेस्ड नहीं है और मातृकारक को एस्पेक्ट भी सही नहीं है, आपका यदि 6, 8, 12 में प्लेस्ड है और उसको मेलिफिक प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं मातृकारक को, तो इट कैन कॉज एक्सीडेंट, मदर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं मातृकारक की दशा के अंदर, वो उसके प्लेसमेंट और उसकी पोजीशन पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे रिजल्ट देगा। नेक्स्ट वन हम कॉम्बिनेशंस की अब बात करेंगे अमात्य कारक की। तो प्रीवियस पार्ट में मैंने बात की थी ज्ञाति कारक से रिलेटेड और कुछ जनरल कॉम्बिनेशंस आपको बताए थे। अब अमात्य कारक से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस बताएंगे। सभी 7 कारकों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारक होता है, हालांकि हर एक कारक की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, कोई भी कारक दूसरे से कम इम्पोर्टेंट नहीं होता, फिर भी आज के कलयुग में जहाँ पे सब लोग मैटेरियलिस्टिक हैं, पैसे से या धन संपदा से लोगों की इज्जत बनती और बिगड़ती है, उस टाइम पर अमात्य कारक की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये प्रोफेशन या मनी से रिलेटेड हाउस का सिग्निफिकेटर है।
सेकंड हाउस का, फिफ्थ हाउस का, नाइन्थ हाउस का, 10th हाउस का। तो अमात्य कारक से रिलेटेड अलग से कॉम्बिनेशंस हैं और वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर। जब भी कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई भी नेटिव आता है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इन्हीं भावों से रिलेटेड होते हैं। दूसरा भाव परिवार, धन संपत्ति, फिफ्थ भाव एजुकेशन, पुत्र, 9th भाव पिता, भाग्य, 10th भाव प्रोफेशन। तो मैक्सिमम चीज़ें इन्हीं से रिलेटेड होती हैं। तो अमात्य कारक क्या होता है, देखिए अमात्य कारक इन सेकंड हाउस गिव्स गुड एंड लिबरल इमेज। यदि किसी भी नेटिव के दूसरे भाव में अमात्य कारक प्लेस्ड हो तो उसकी इमेज काफ़ी अच्छी होती है सोसाइटी के अंदर, लिबरल होती है इमेज। लोग उसको मान के चलते हैं कि फ्लेक्सिबल है ये पर्सन और वो अड़ता नहीं है किसी भी बात पर। टू फाइंड रिजल्ट रिलेटेड टू AMK से रिलेटेड रिजल्ट आपको चेक करना है अमात्य कारक से। PAC हम चेक करेंगे अमात्य कारक की। PAC यहाँ पर होता है प्लेसमेंट, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन। तो एक कंसेप्ट KN राव सर का है। PAC वो यूज़ करते हैं, कई वो शॉर्ट फॉर्म टूल्स यूज़ करते हैं, उनमें PAC एक टूल है। तो अमात्य कारक की भी पोजीशन आपको कुंडली में देखनी है, उससे रिलेटेड रिजल्ट देखने हैं तो उससे PAC हम देखेंगे। P होता है फॉर प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे सी हाउ AMK इज प्लेस्ड फ्रॉम लग्न। लग्न से किस पोजीशन पर प्लेस्ड है, किस भाव में प्लेस्ड है, दुस्थानों 6, 8, 12 में तो नहीं चला गया है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि अमात्य कारक का लग्न से प्लेसमेंट देखना है। सेकंड देखना है A मीन्स एस्पेक्ट, सी हाउ AMK एस्पेक्टेड, मतलब AMK को कौन कौन एस्पेक्ट कर रहा है, सेकंड ये देखनी है। तो फर्स्ट देखना है कि वो कहाँ पर प्लेस्ड है विद रेस्पेक्ट टू लग्न। सेकंड हमें देखना है कि उसको कौन कौन प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं। और थर्ड देखना है कि वो किन किन प्लेनेट के साथ कंजक्टेड है। इन जनरल हम ऐसे ही देखते हैं किसी भी प्लेनेट को, किसी भी कारक को ऐसे ही देखते हैं, पाराशरी में भी ऐसे ही देखते हैं। तो यहाँ पे जेमिनी में अमात्य कारक को स्पेशली इस तरीके से देखना है कि वो कुंडली के किन भावों में प्लेस्ड है, कौन से प्लेनेट्स उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं और किन प्लेनेट्स के साथ वो कंजक्टेड है। तो जब भी अमात्य कारक को एनालिसिस करना हो, और अमात्य कारक को एनालिसिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती है। तो यहाँ पर हम अमात्य कारक के प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब सबसे पहले इफ AMK प्लेस्ड इन केंद्र एंड त्रिकोण, यहाँ पे जो K और T लिखा हुआ है इसका मतलब है केंद्र और त्रिकोण में, और 11th हाउस। केंद्र में, केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10 भाव हो गए, त्रिकोण का मतलब 5वां और 9वां भाव हो गया, और 11th हाउस। जनरली कैरियर विल बी स्मूथ, कैरियर बहुत आसान होगा, सीधा साधा चलेगा। और इसका लेवल क्या होगा कैरियर का, कितने हायर राइज हो गए, वो अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा, मगर वो कैरियर आपका बगैर डिफ़िकल्टीज़ के होगा, आसानी से। जैसे कोई गवर्नमेंट नौकरी लग गई और आप वहाँ पे आराम से बैठे हो एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही, तो कैरियर आसानी से ही चल रहा है, ज़्यादा उठा पटक नहीं होगी ऐसे नेटिव की। उसमें कोई वो बिजनेस कर रहे हैं, अपना ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, सेट है सारी चीज़ें, तो वो कैरियर आराम से चलेगा, उठा पटक ज़्यादा नहीं होने वाली है। इस तरीके से होगा यदि AMK प्लेस्ड हो केंद्र, त्रिकोण या 11th हाउस में। तो कुंडली में ऑलवेज ये ध्यान रखिएगा AMK की हमें प्लेसमेंट देखनी है। दूसरा एस्पेक्ट, तो एस्पेक्ट का ऑलवेज सेम ही फंडा है। यहाँ पर नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स जो भी होंगी किसी के नेटिव की लाइफ के अंदर, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी कैरियर से रिलेटेड, वो डिपेंड करेगा कि AMK को कौन कौन प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा एस्पेक्ट का सेम ही फंडा है। यदि बेनिफिक एस्पेक्ट कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा, उसको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मेलिफिक एस्पेक्ट कर रहे हैं तो कौन कर रहा है, कितने मेलिफिक एस्पेक्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसकी आएंगी। तो आपको कैरियर से रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम देखनी है किसी भी नेटिव की कुंडली में, तो उसके लिए हम देखेंगे अमात्य कारक को कौन कौन से प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं। थर्ड वन हमें देखना है अमात्य कारक का कंजंक्शन, वो किन प्लेनेट्स के साथ कंजक्टेड है। तो प्लेनेट कंजक्टेड रिवील ए गुड डील अबाउट सच ए कैरियर। उस कंजंक्शन आपको बताएगा, बहुत सारी चीज़ें बताएगा उस कैरियर से रिलेटेड, कि वो कैरियर में कितना राइज करेगा, कैरियर में उसका
फेमस होगा नहीं होगा, उसकी काम करने की कैपेसिटी कितनी होगी, या उसके और वो किस तरीके के काम करेगा, कितनी एनर्जी के साथ काम करेगा, अपने कामों को कितने जल्दी करेगा या कितना डिले करेगा, इस तरीके से हम देखेंगे। उसका जो जहाँ पे भी कैरियर है, जो भी प्रोफेशन है, उसमें कितने अप्स एंड डाउन्स होंगे, वो भी इस बात पर डिपेंड करेगा। यदि बेनिफिक प्लैनेट कंजक्टेड है तो उसके कैरियर को बुलंदियों पे ले जाएंगे, बेनिफिक प्लैनेट कंजक्टेड है तो उसे बार बार में ट्रबल्स देंगे, उसको कई तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो AMK का PSE देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैरियर रिलेटेड मैटर्स में। नेक्स्ट हम कॉम्बिनेशंस देखते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस की हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू AMK, और ये सब KN राव सर के निकाले हुए सूत्र हैं जिन्हें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये KN राव सर की बुक से ही लिए है मैंने, तो ये मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ। आप भी वो बुक्स पढ़ सकते हो, चर दशा पर बेस्ड, तो उसमें सारे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है, और वो फिर मैंने कुंडलियों में लगाए हैं, क्योंकि मैं जो भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर बताता हूँ वो पहले मैं अप्लाई ज़रूर करता हूँ, एज इट इज़ किसी भी बुक से लेकर नहीं चलता। तो फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन है मैलिफिक बिकमिंग AMK, इल प्लेस्ड एंड एस्पेक्टेड, मतलब सभी कुछ खराब हो गया। वो खुद भी मैलिफिक है, अशुभ ग्रह है, खराब भावों में बैठा हुआ है, और खराब ही ग्रह या उसे अशुभ ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं। पर्सन डैश टू पुश इन फेवरेबल दशा विद कंट्रोवर्सीज और बिकम ए टेक्नोक्रेट। यदि दशा फेवरेबल आ जाती है उसकी, तो वो आगे निकल जाता है परेशानियों के बावजूद भी, मगर कंट्रोवर्सीज आएंगी उसकी लाइफ में, या वो एक टेक्नोक्रेट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या टेक्निकल फील्ड के अंदर आगे बढ़ेगा। तो AMK यदि आपका मेलिफिक प्लेनेट AMK बन जाता है, तब वो टेक्नोक्रेट बनने के चांसेस होते हैं उसके, चाहे उसे अशुभ ग्रह देख रहे हो। क्योंकि पाराशरी जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि टेक्निकल एजुकेशन का जो कॉम्बिनेशन है वो 5th हाउस पर मेलिफिक इन्फ्लुएंस होता है। अशुभ ग्रह 5th हाउस को देख रहे हो तभी हम कहते हैं कि ये इंजीनियरिंग करेगा, टेक्निकल एजुकेशन इसकी होगी। इसी तरीके से AMK भी मेलिफिक हो और उस पर मेलिफिक इन्फ्लुएंस हो, तो ऐसा पर्सन आगे बढ़ेगा यदि फेवरेबल दशा है, डिफ़िकल्टीज़ और कंट्रोवर्सीज़ के साथ आगे बढ़ेगा, या फिर वो टेक्नोक्रेट बनेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन है हमारा ए बेनिफिक बिकमिंग AMK एंड एसोसिएटेड टू बेनिफिक, मतलब वो खुद भी बेनिफिक है और बेनिफिक से ही एसोसिएटेड है। आगे देखिएगा इसका पार्ट, सेकंड पार्ट। इफ वन ऑफ देम इज डेबिलिटेटेड, वो बेनिफिक है मगर वो नीच का हो गया, एंड सेकंड वन इज लॉर्ड ऑफ 8th हाउस। तो बेनिफिक AMK है, केवल बेनिफिक है मगर वो नीच का है, उसको एक बेनिफिक ही एस्पेक्ट कर रहा है या एसोसिएट है उसके साथ बेनिफिक, और वो 8th हाउस का लॉर्ड है। तो ऐसे पर्सन का कैरियर डेस्ट्रॉय हो जाएगा, एट लास्ट ख़त्म हो जाएगा कैरियर, अपना आप रुक जाएगा कंट्रोवर्सीज में आकर। इट विल बी ए ब्रोकन कैरियर, वो फाइनली गिव अप कर देगा कैरियर में। तो ये कॉम्बिनेशन है, चाहे उसका AMK बेनिफिक होना ही सफिशिएंट नहीं है, वो बेनिफिक है मगर वो डेबिलिटेटेड हो गया, नीच का हो गया, और उसका एसोसिएशन हो गया 8th हाउस लॉर्ड के साथ। तो इन दैट केस, और 8th हाउस लॉर्ड भी चाहे बेनिफिक हो, तो ऐसे पर्सन का कैरियर फाइनली ब्रोकन कैरियर होगा। थर्ड वन कॉम्बिनेशन है कनेक्शन ऑफ AMK विद द 6th लॉर्ड। यदि अमात्य कारक 6th हाउस के लॉर्ड से कनेक्ट हो जाए मगर 8th हाउस के लॉर्ड से कनेक्टेड ना हो, वो इंडिकेट करता है पर्सन की स्ट्रगल करने की एबिलिटी इन द फेवरेबल पीरियड। उस पर्सन का यदि फेवरेबल पीरियड होगा तो वो स्ट्रगल करेगा और उन परेशानियों से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, गिव अप नहीं करेगा। तो उसके अंदर स्ट्रगल की कैपेसिटी देता है। यदि AMK का 6th लॉर्ड से कॉम्बिनेशन हो रहा है और दशा फेवरेबल है मगर 8th हाउस लॉर्ड से उसका कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। 8th हाउस लॉर्ड इन जनरल AMK को बर्बाद कर देता है। AMK से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस जो भी बनते हैं, जो भी उसके सिग्निफिकेशंस है, उन्हें ख़त्म कर देता है 8th हाउस लॉर्ड। मगर 6th हाउस लॉर्ड से उसका कॉम्बिनेशन हो रहा है तो 6th हाउस लॉर्ड स्ट्रगल करने की कैपेसिटी देगा, क्योंकि 6th हाउस कंपटीशन का हाउस है। तो ऐसा पर्सन स्ट्रगल करेगा और वो बाहर निकल जाएगा परेशानियों से अल्टीमेटली, यदि दशा अच्छी है तो। फोर्थ कॉम्बिनेशन है कनेक्शन ऑफ AMK विद 6th लॉर्ड रिसीव एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर। AMK का कनेक्शन 6th लॉर्ड से हो गया और वो जुपिटर का उसके ऊपर एस्पेक्ट है, तो वो ऐसा पर्सन अच्छा करता है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ या इंटेलेक्चुअल फील्ड, इंटेलेक्चुअल लिटरेली फील्ड के अंदर वो काफ़ी अच्छा करेगा।
नेक्स्ट वन हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। फिफ्थ वन कॉम्बिनेशन, राशि दशा ऑफ एनी हाउस हैविंग AMK, इट्स एक्चुअली AK और AMK है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है। राशि दशा ऑफ एनी हाउस हैविंग AK और AMK, 10th और 11th फ्रॉम इट। राशि दशा हैविंग AK और जिस भी राशि की दशा है उससे 11th हाउस में या 10th हाउस में AK और AMK हो तो इट विल बी वेरी फेवरेबल, वो काफ़ी अच्छी दशा होगी। इफ विंशोत्तरी दशा ऑल्सो फेवर इट, मतलब विंशोत्तरी दशा भी उस इवेंट को फेवर कर रही हो, उस बात को फेवर कर रही हो, तो जब भी राशि दशा से 10th और 11th में AK और AMK हों तो ऐसे नेटिव की दशा, वो उस पीरियड की दशा काफ़ी अच्छी जाएगी। और विंशोत्तरी दशा भी यदि फेवर कर रही है तो वो इवेंट जो भी है, रिलेटेड इवेंट या प्रोफेशन से रिलेटेड इवेंट में उसको काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है। नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन है ए वेल प्लेस्ड AMK बट डेबिलिटेड एंड बैडली एस्पेक्टेड बाय एनिमी कैन डू द डैमेज। AMK अच्छा है, केंद्र त्रिकोण में रखा हुआ है, 11वें भाव में रखा हुआ है, मगर वो डेबिलिटेटेड है, नीच का हो गया, और वो अपने एनिमी से एस्पेक्टेड है, शत्रु ग्रहों से एस्पेक्टेड हो तो वो उसका डैमेज करेगा। और डैमेज जनरली AMK में हम जब डैमेज की बात करते हैं या गेन की बात करते हैं तो यू कैन रिलेट इट टू द प्रोफेशन एंड वेल्थ, क्योंकि वेल्थ और प्रोफेशन का कारक अमात्य कारक होता है। तो नेक्स्ट वन विल डिस्कस ट्रबल इन लाइफ, जिंदगी में परेशानियाँ, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस कि किसी भी नेटिव की लाइफ में परेशानियाँ, ट्रबल्स कब आएंगी। तो ट्रबल्स के लिए एक्चुअली हमें देखना है दशा ऑफ लियो एंड सेजिटेरियस, सिंह राशि और धनु राशि की जब भी दशा होगी, ये दोनों ही दशाओं में केयरफुल हो जाना चाहिए ऑलवेज। सिंह और धनु राशि की दशा सडन राइज करती हैं किसी भी नेटिव का, और साथ में सडन फॉल भी कर देती हैं। इन्हीं दशाओं में पर्सन का एकदम से सडन राइज होगा और इन्हीं दशाओं में पर्सन का सडन फॉल भी हो सकता है। सडन राइज और सडन फॉल के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे अभी पॉलिटिक्स में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को स्टेट्स में बहुत लोअर लेवल से लाकर सीधा चीफ मिनिस्टर बन गए वो, तो सडन राइज हो गया। और उससे अपोजिट हो गया, जिनको चीफ मिनिस्टर बनने की उम्मीद थी वो चीफ मिनिस्टरशिप से हट गए, मिनिस्टर भी नहीं रहे, तो वो सडन फॉल हो गया। तो वो लियो और सेजिटेरियस राशि की दशाओं में ऐसा जनरली होता है, दोनों ही काम होते हैं। फर्दर लियो एंड सेजिटेरियस एंड AK इन जेमिनी मेड टू डिटेक्ट डेंजर्स, इन तीनों को डेंजर्स देखने के काम में आते हैं। आत्मिक कारक को भी डेंजर्स देखने के काम में लिया जाता है, इससे कोई बहुत अच्छा कारक नहीं माना जाता। तो लियो आप देख सकते हैं, सेजिटेरियस देख सकते हैं, AK आत्मिक कारक देख सकते हैं जेमिनी में जब भी ट्रबल्स देखनी हो। अब कॉम्बिनेशंस क्या हैं देखिए, डेबिलिटेटेड AK इन D1 और D9, मतलब नीच का हो जाए आत्मिक कारक D1 और D9 दोनों में से किसी में भी, कॉज फॉल ऑफ द नेटिव, मतलब वो उसको गिरा देगा काफ़ी नीचे। एक्सोल्टेड AK डू नॉट कॉज फॉल ड्यूरिंग दशा ऑफ राशि वेयर AK इज प्लेस्ड और 10th फ्रॉम इट। तो यदि डेबिलिटेटेड या नीच का आत्मिक कारक हो D1 या D9 में, तो वो जहाँ पर प्लेस्ड है उस राशि की दशा हो या उससे 10वें भाव की दशा हो, तो वो फॉल करेगा उस पर्सन का, उसको गिरा देगा अपनी पोजीशन से। मगर वो एक्सोल्टेड है यदि आत्मिक कारक, तो वो आत्मिक कारक जिस राशि में उसकी दशा या उससे 10वें भाव की दशा में वो गिराएगा नहीं, ऊपर वो भी नहीं बढ़ाएगा, आत्मिक कारक ऊपर नहीं बढ़ाएगा, मगर गिराएगा नहीं, इतना ही हम ध्यान रखेंगे। यदि वो डेबिलिटेटेड है या नीच का है तो वो गिरा देगा नेटिव को। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है AK इन सेजिटेरियस और कारकांश लग्न इन सेजिटेरियस, मतलब आत्मिक कारक धनु राशि के अंदर आ जाए या कारकांश लग्न धनु राशि के अंदर आ जाए, दोनों में से कोई भी धनु राशि के अंदर आ जाए, तो देयर इज ए फॉल इन इट्स दशा। तो सेजिटेरियस की जब भी दशा आएगी तो उस नेटिव का फॉल होगा, वो अपनी पोजीशन से गिरेगा, उसको परेशानी आएंगी, ये भी कह सकते हो आप। जब भी आत्मिक कारक धनु राशि में हो या कारकांश लग्न धनु राशि में हो जाए और धनु राशि की राशि दशा आ जाए जेमिनी में, तो उस नेटिव का फॉल होगा फ्रॉम इट्स पोजीशन। तो इन दिस वे धनु राशि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है आपका BK विद GK कॉज ट्रबल्स इन इट्स दशा,
जब भी विभात्री कारक ज्ञाति कारक के साथ होगा तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ब्रदर के लिए मेनली। बीके विद जीके कॉज ट्रबल्स इन इट दशा टू ब्रदर, ये ध्यान रखना, भाई के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बीके इन 8th हाउस विद जीके, यदि भ्रातृ कारक जीके के साथ 8th हाउस में चला जाए, इट कैन कॉज डेथ ऑफ द सिबलिंग। अब डेथ तो एक कॉम्बिनेशन है, मगर उसको प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा। डेथ जैसी चीज़ें जनरली एस्ट्रोलॉजी में नहीं यूज़ करते हम, क्लासिक्स में वही लिखा होता है, पर वो परेशानी है एक तरीके से। तो बीके जब भी 8th हाउस के अंदर जीके के साथ चला जाए तो इट कैन कॉज डेथ ऑफ द सिबलिंग। तभी कहा जाता है जनरली किसी भी नेटिव का यदि 8th हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं है तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि 8th हाउस में जो भी प्लेनेट होगा वो किसी न किसी ट्रबल को इंडिकेट तो करेगा ही करेगा। नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन है 7th वन, सब पीरियड ऑफ राशि 6 और 8 फ्रॉम मेजर राशि। जिस भी राशि की दशा है उससे छठी राशि की अंतर्दशा या 8वीं राशि की अंतर्दशा, जैसे मेष या एरीज साइन की दशा है तो 6 मीन्स वर्गो, 8 मीन्स स्कॉर्पियो की अंतर्दशा जब भी आएगी। तो जिस भी राशि की दशा पीरियड है उससे छठे और 8वीं राशि की जब भी दशा हो तो पर्सन को केयरफुल हो जाना चाहिए, और यदि उसको आत्मकारक देख रहा हो तो और भी केयरफुल हो जाना चाहिए। तो ऑलवेज देखिएगा जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम्स हैं या आपके पास प्रॉब्लम लेकर आया है तो उसकी राशि दशा से देखिए अंतरदशा कौन सी राशि की चल रही है। 6th और 8th की अंतरदशा चल रही है, और यदि वो अंतरदशा राशि को आत्मकारक एस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पर एस्पेक्ट जेमिनी एस्पेक्ट होगा, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ भी मैं एस्पेक्ट बोलूँ वो जेमिनी एस्पेक्ट होगा, तो बंदे को केयरफुल हो जाना चाहिए। 8th कॉम्बिनेशन है AK फॉल्स इन 8th फ्रॉम करंट MD और AD। यदि आत्मकारक जो भी दशा राशि की दशा चल रही है उससे 8th हाउस में हो या अंतरदशा से 8th हाउस में हो तो पर्सन को केयरफुल हो जाना चाहिए। तो आत्मकारक सारी ट्रबल्स कर रहा है, देखिए अब आत्मकारक जब भी दशा राशि से 8th हाउस में या अंतरदशा से 8th हाउस में हो तभी भी पर्सन को केयरफुल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे। व्हेन राशि दशा ऑफ 6th हाउस कम्स वन मस्ट बी केयरफुल अबाउट चिल्ड्रन। जब भी 6th हाउस से में जो भी राशि है उसकी राशि दशा है तो अपने बच्चों से रिलेटेड, पुत्र और पुत्री से रिलेटेड केयरफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि 6th हाउस 5th से 2nd होता है, 5वें भाव का मारक होता है वो। 5th हाउस अब चिल्ड्रन का होता है, प्रोजेनी का होता है, संतान का होता है, और 6th हाउस संतान का मारक होता है। तो जब भी 6th हाउस में जो भी राशि है उसकी जब भी राशि दशा है तो पर्सन को केयरफुल हो जाना चाहिए रिलेटेड टू चिल्ड्रन। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे ये सूत्र आज इकट्ठे करके आपको बताए हैं। आप इन सभी सूत्रों को नोट करें, क्योंकि जेमिनी सूत्रों को लर्न करना उतना आसान नहीं है, कोई प्रॉपर कॉम्बिनेशंस नहीं है, एक सीरीज़ में नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, पर इन जनरल आप ध्यान रखेंगे कि जो ज्ञाति कारक है वो ट्रबल्स के लिए होता है, AM के अमात्य कारक है वो गेंस के लिए होता है, और AK भी ट्रबल्स क्रिएट करता है। आत्मकारक लग्न है तो लग्न से रिलेटेड ही ट्रबल्स होती हैं सारी, तो AK भी परेशानियां क्रिएट करता है। इन सभी कॉम्बिनेशंस को जो मैंने बताए हैं उन्हें आप उसी सीक्वेंस में नोट करके 1-2 बार रिवाइज करेंगे, जिन्हें हम यूज़ करेंगे जब हम किसी भी कुंडली को देखकर प्रेडिक्शन देंगे। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें। आपके सुझावों का इंतज़ार रहता है। सभी सुझावों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। आप अपने सुझाव ज़रूर देते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।